हाँ भाई, राम राम। अब देखिए, हम बात करेंगे। आपके 3 टॉपिक हो गए हैं। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दो भाई। अब आज शुरू करेंगे अपन। एक तो जो एक छोटा सा टॉपिक आरटी एक्ट के साथ दे रखा था, निजी विद्यालय में 25% प्रवेश की प्रक्रिया, है ना। वो लगभग तो उसमें हो गया था, लेकिन उसको एक हल्का सा सिस्टमेटिक टच दे देते हैं, उसको करवा देते हैं। और उसके बाद फिर अपन शैक्षिक परिदृश्य में पहले विद्यालय प्रबंधन की अवधारणाएं पढ़ेंगे, संसाधन प्रबंधन पढ़ेंगे, मानवीय संसाधन क्या होते हैं, प्रबंधन की अवधारणा क्या होती है, परिभाषाएं क्या होती हैं, विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो। प्राइवेट विद्यालयों में प्राइवेट स्कूल्स में 25% क्या 25% निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया, निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया, ये आपकी टॉपिक की क्या बन जाएगी, हेडिंग बन जाएगी। ठीक है, इसका बेस लगभग मैं सारा आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखो, जो आपका आरटी एक्ट है, आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1) और इसका उपबंध या क्या सी सेक्शन या उपबंध सी ले लो। ठीक है, इसके अंतर्गत प्राइवेट स्कूल असुविधाग्रस्त, जिनके पास शिक्षा की सुविधा नहीं है, और प्लस कौन से दुर्बल बालक, जो आर्थिक रूप से क्या हैं, गरीब हैं, दुर्बल बालक, उन बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल्स अपनी कक्षा प्रथम की क्या 25% सीटों पर 25% सीटों पर क्या देंगे, आरक्षण देंगे। और इसको मैंने एग्जाम्पल दे के समझाया था कि 2017 में क्या, 2018 में क्या, और एक एक क्लास का मैंने पूरा सिस्टम समझा दिया था कि हाँ यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो 25% सीटों पर आरक्षण देंगे। इस बात की भी चर्चा कर ली थी कि आरक्षण हमेशा कक्षा प्रथम से मिलेगा। ठीक है, आरक्षण हमेशा क्या मिलेगा, कक्षा प्रथम से मिलेगा। ये चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी, कक्षा प्रथम से मिलेगा। अब कक्षा प्रथम है विद्यालय का एंट्री लेवल। कक्षा प्रथम क्या है दोस्तों, विद्यालय का क्या एंट्री लेवल, जिसमें बच्चा प्रवेश करता है। अब अगर किसी भी विद्यालय में पहली क्लास से स्कूल संचालित होता है, तब तो एंट्री क्या हो गया, पहली क्लास हो गई। ठीक है, और अगर किसी विद्यालय में एंट्री लेवल पहली क्लास न होकर नर्सरी कक्षाएं हैं, एलकेजी से शिक्षण शुरू होता है, तो वहाँ पर एंट्री लेवल क्या कहलाएगा, एलकेजी कहलाएगा, लोअर किंडरगार्टन ग्रुप कहलाएगा। उसको देख लो आप एक बार। देखिए, अगर हमारा विद्यालय कहाँ से शुरू होता है, एलकेजी, फिर क्या है यूकेजी, और फिर क्या है प्रेप एजुकेशन। क्या है, प्रेप एजुकेशन। तो ये हो गया 3 वर्ष से लेकर कहाँ तक, 4 वर्ष। ये मैं एनईपी में समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, फिर 4 से लेकर 5 और 5 से लेकर दोस्तों 6। क्लियर, तो 3 साल का आरक्षण तो आप यहाँ से दे दो, तो यहाँ पर एंट्री लेवल क्या हो जाएगा, एलकेजी। क्लियर है बात। और अगर आप एलकेजी से आरक्षण दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, आपका आरक्षण तो 8 साल का होगा, लेकिन ये कक्षा 5 तक ही होगा।
क्यों? क्योंकि छठी, सातवीं, आठवीं का जो आरक्षण मिलना था वो आरक्षण हमने पहले दे दिया है। कितने साल का? 3 साल का। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आ जाएगी आपकी क्लास फर्स्ट। ठीक है, 6 से लेकर 7, 7 से लेकर 8, 8 से लेकर 9, 9 से लेकर 10 और 10 से लेकर दोस्तों 11। इसका मतलब 3 वर्ष से लेकर कहाँ तक? 11 वर्ष तक। कक्षा 8 हो गई कि नहीं होगी टोटल? अरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 साल का आरक्षण हो गया कि नहीं हो गया? अब एंट्री लेवल आपको तय करना है कि एंट्री लेवल कहाँ होगा। तो एंट्री लेवल अगर कक्षा 1 है तो कक्षा 8 तक, एंट्री लेवल कक्षा LKG है तो कक्षा 5 तक। तो वहाँ तो क्या था हमारा, एंट्री लेवल अगर फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है, तो हो जाएगा 1 वर्ष, 1 से कक्षा 1 से लेकर 8 तक और 6 से लेकर 14 वर्ष तक। और अगर एंट्री लेवल क्या है? LKG है, तो हमारा एंट्री लेवल LKG है तो 3 से लेकर 11 वर्ष, 3 से लेकर 11 वर्ष, और LKG से लेकर कक्षा 5 तक, कितने? कक्षा 5 तक प्रवेश प्रक्रिया की जाएगी। आरक्षण 8 साल के लिए होगा। आरक्षण प्रारंभिक शिक्षा में होगा। जब तक आरक्षण लागू होगा जब तक उसका प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। क्लियर है? और एक बार आरक्षण का लाभ मिलने पर उस बच्चे को दोबारा आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ये आवश्यक शर्तें, यहाँ पर भी वही शर्तें रहेंगी और आगे चलेंगे तो वहाँ पर भी वही शर्तें होंगी। तो ये तो होगी धारा 12, ठीक है, कि उपधारा 1 और उसका उपबंध C, जिसके अंदर 25% आरक्षण की प्रावधान है। उसके बाद में धारा 12 और उपधारा 2, ठीक है। उपधारा 2 में केंद्र सरकार क्या करती है बेटा? क्योंकि RT एक्ट की बात चल रही है ना, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? पुनर्भरण राशि पहुंचाती है राज्यों को, और राज्य उस पुनर्भरण राशि को बांटते हैं किसमें? अपने इस विद्यालयों में। और इसका अनुपात आपको पता है 60:40। तो 60 पैसे तो कौन देता है? केंद्र सरकार। और 40 पैसे कौन खर्च करे? अब इसमें पैसे मतलब हिस्सा है ना? कहीं ये सोचो सर पैसे ही खर्च करते हैं ना। पहले वाले एक बैच में मेरे से पूछ लिया, गुरुजी पैसे ही 40 पैसे ही आते। अरे 40 पैसे का मतलब वो प्रतिशत अनुपात है ना, कि भाई हिस्सा 40% का है और 60% केंद्र सरकार का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी? राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार की आपने ध्यान दिया होगा कि एक तो है धारा 10 और एक धारा क्या है? 11, ठीक है। तो धारा 10 के अंदर तो प्रवेश की बात की गई है, कमजोर व निर्धन वर्ग के बच्चों को 25% सीटों पर आरक्षण दिया जाए। और धारा 11 में क्या किया है? पुनर्भरण राशि का जिक्र है। याद करो थोड़ा सा, पुनर्भरण राशि थोड़ा याद करो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक, ठीक है, CBO के अंडर में एक समिति बनाता है और उस समिति के फिर वो क्या करेगा? सारे बच्चों की रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और रिपोर्ट का सत्यापन करेगा और फिर PO को पैसे जारी किए जाते हैं, PO पैसों को बांट देता है। तो धारा 10 और धारा 11 इसके अंदर किसका उल्लेख है? प्रवेश प्रक्रिया का। और इसके अंदर किसका है? पुनर्भरण राशि का उल्लेख है, ठीक है। राजस्थान में प्राइवेट विद्यालयों में जो निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया है वो 2012 और किससे? 13 से शुरू हुई। क्यों? क्योंकि 2011 में तो RT एक्ट सही तरीके से लागू हुआ, तो उस सेशन में तो लागू होने की संभावना नहीं थी, तो अगले सेशन में 2012-13 से इसको लागू कर दिया गया। फिर 13-14 से इसको एक प्राइवेट स्कूल पोर्टल, इसको बोलते हैं बेटा प्राइवेट स्कूल पोर्टल, PSP पोर्टल। सरकारी स्कूलों के लिए होता है साला दर्पण पोर्टल। क्या होता है? साला दर्पण पोर्टल। साला दर्पण पोर्टल पर आज के दिन आपकी हर स्थिति का पता लगा सकते हैं कि विद्यालय पूरे राजस्थान में कितने तो टीचर कार्यरत हैं, एलिमेंट्री में कितने हैं, किस सब्जेक्ट में कितने हैं, कैसे क्या है ना। पहले महीनों लग जाते थे लिस्ट बनाने में और कार्मिक लगे रहते थे। अब कुछ नहीं करना होता है, CBO लेवल पर हर तरह का एक्सेस होता है। बस उसको क्या जाना है? साला दर्पण पे जाना है और साला दर्पण पे जाके, और जैसे मुझे कोड मिले हुए हैं ना, जो मेरा ID है, जो शाला सम्मेलन ID है, और मेरा खुद का जो NIC ID है, मैं उसको डालूंगा तो मैं राजस्थान के किसी भी ब्लॉक की किसी भी प्रकार की सूचना को एक्सेस कर सकता हूं, क्योंकि CBO लेवल पर एक्सेस दिया गया है।
और सीबीओ सर हैं, हम लोग क्या होते हैं आपस में आईडी को शेयर करते हैं, क्योंकि हो सकता है वो ऑफिस में नहीं और मुझे काम करना पड़ जाए। जैसे वो ऑफिस में नहीं होगा तो फिर सीबीओ का प्रभार किसके पास, मेरे पास आ जाएगा। और अगर मेरे वाले किसी टूल के अंदर काम करना है सर को और मैं नहीं हूँ, छुट्टी पर हूँ, तो काम थोड़ी रुकता है ब्लॉक का, तो कोई ना कोई मेरी जगह में काम करेगा। तो ऐसे आपस में एक दूसरे की आईडी पता होती है और आसानी से बहुत समन्वय के साथ काम होता है, विश्वास भी होता है। कुछ लोग कहते हैं यार आपकी आईडी क्या क्या कर लेगा उसमें, कुछ नहीं होगा उस आईडी से क्या होगा, कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ आप चेंज तो कर नहीं सकते। चेंज करने के लिए तुरंत वापस ओटीपी किसके पास जाएगा, सीबीओ के पास जाएगा। अब सीबीओ पूछेगा कि ओटीपी किस लिए, तो बेवकूफ़ नहीं है वो, भाई इतना बड़ा पूरे ब्लॉक का मालिक बना रखा है तो बेवकूफ़ तो है नहीं, वो डीओ लेवल का अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी स्तर का अधिकारी होता है। तो ये सारी चीज़ें तो प्राइवेट, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक लेवल पीएसपी पोर्टल को भी सीबीओ क्या करता है, एक्सेस करता है। और यहाँ पर आरटी एक्ट की आती हैं, शिकायतें आती हैं पीएसपी पोर्टल पर। या तो क्या करते हैं, जो राजस्थान प्रशासन संपर्क पोर्टल होता है वहाँ डाल देते हैं, और कुछ अभिभावक तो सीधे पीएमओ को एक्सेस कर देते हैं डायरेक्ट। एक किसी बच्चे का एडमिशन, स्कूल वाले कई बार क्या चाहते हैं कि वे अपनी जाति विशिष्ट का या किसी ऐसे व्यक्ति का क्या कर देते हैं, एडमिशन कर लेते हैं रोस्टर को हटाकर। तो वो आ गया सीबीओ कार्यालय में, तो उसने पूछा तो हमने दे दी जानकारी, भाई इस के अकॉर्डिंग तुम्हारा एडमिशन होगा। तो उसका लिस्ट में नाम आ रहा था और स्कूल वाले ने दूसरे। अब वो प्रभावशाली व्यक्ति स्कूल वाला, जिसका एडमिशन किया वो भी प्रभावशाली। अब हम फ़ोन करें तो हमारे पास कहाँ से फ़ोन आ जाए, विधायक जी के यहाँ से फ़ोन आ गया, ठीक है आप न्यूट्रल रहो। अब हम न्यूट्रल रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो जानकारी हमने उसके कान में फूकी है वो तो काम करेगी ना। तो उन्होंने क्या किया, सीधे जो प्रधानमंत्री संपर्क पोर्टल है वहाँ पर उस शिकायत को दर्ज कर दिया। और इस लेवल पर शिकायत जाती तुरंत वहाँ से कहाँ आएगा, राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार पर माध्यमिक शिक्षा निदेश सीधे कहाँ आया, डीओ जयपुर, और डीओ जयपुर से सीधे वापस सीबीओ पे आ गए। अब हमें वो कार्रवाई करनी ही होगी। फिर वो कैंसिल हुआ, और कैंसिल होने के बाद में वो सारी की सारी राशि उस बच्चे का एडमिशन हुआ, और फिर उस स्कूल वाले मालिक को राशि का पुनर्भरण देना पड़ा, कितना, 10 गुना जो ली गई थी ना उसके एवज में, उसको जुर्माना भी लगा। तो ये कार्रवाई होती रहती है ना। और बहुत सारे चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, प्रभाव भी देखने को मिलता है, दबाव भी झेलना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है, फ़ोन पर अगला सुना भी देता है। हम क्या करते हैं, जब अगले का मूड देख लेते हैं कि हाँ वो सुना रहा है, तो मोबाइल को नीचे रख देते हैं, वो जो सुनाना होता है वो सुना लेता है, उसके बाद हाँ जी सर थैंक यू सर, थैंक यू है ना, ओके सर। अगला कुछ भी कह रहा, जी सर कह के अपना क्या जा रहा है, ठीक है करके, और जयराम जी की। उसके बाद अगर दोबारा तीसरा फ़ोन आता तो एक बार स्किप कर देते हैं, ओ सर सॉरी वो क्या हो गया था, फ़ोन चार्ज में लगा था। फिर अगला भी सोच लेता इसकी नीयत नहीं है, ये नहीं करेगा, तो वो फिर तो वो फिर अपने से ऊपर के अधिकारी को क्या करता है, फ़ोन करता है, बस मामला ख़त्म, अपनी जिम्मेदारी खत्म, ठीक है। और या फिर क्या करते हैं कि ऐसा समन्वय होता है ब्लॉक लेवल पर, कोई टीचर अगर कोई शिकायत करे ना तो उसको पहले कह देते, पहले हमारे पास रोना रोता, ऊपर क्यों गया। ओवरऑल शिकायत वहीं आएगी जो सक्षम अधिकारी है, काम वही होना है। तो टीचर्स भी सोचते हैं यार जब अपना हो सकता है काम वहाँ पर, तो अब टीचर ऊपर नहीं जाता, वो अपने शिकायत लेके आ जाता है। प्रिंसिपल को भी पता है तुझे भी नौकरी करनी है, हमें भी नौकरी करनी पड़ती, तो मैनेजमेंट हो जाता है सीधा। और सबसे बढ़िया है, अधिकारी मत बनिए, आप अधिकारी हैं तो भी आप एक अच्छे व्यक्ति बनिए, अपने व्यवहार को सुधारिए और प्यार से काम करवा लीजिए। हाँ साहब कैसे हो, अरे प्रिंसिपल साहब बढ़िया हो, ठीक है, और घर पे बच्चे सब कैसे हैं, बढ़िया है। मैम कैसी हैं, अरे वो भी अच्छी हैं और जैसे ये कहा मैम कैसी हैं, अच्छा एक तगड़ी बात है, इस मामले पे पूछते ही अच्छा मैम कैसी है, अरे बढ़िया बात है सर, और चलो और सुनाइए सर, ये ऐसे कहा, और फिर कहा सर एक निवेदन था छोटा सा, क्या सर ये काम था, थोड़ा करवा देते तो बड़ी कृपा होती, है ना, अरे जी सर बिल्कुल। वो भी क्या करता है, अच्छा उसको भी पता है ये मक्खन लगा रहा है, तो फिर प्रिंसिपल क्या करेगा, प्रिंसिपल नीचे जाएगा अपने कार्मिक के पास, अरे वो सीईओ सर का फोन आया, फटाफट, सीबीओ को नहीं है पर वो क्या बोलेगा, सीबीओ सर का फोन आया, अर्जेंटली काम करना है ये, फटाफट ये जल्दी, अब वरना देखो वो कल को चेक करने आएंगे तो देखो। अब जो कार्मिक होता है ना वो बेचारा थोड़ा दब जाता है, जो प्रिंसिपल ने फोन कर दिया और अधिकार किसका कह दिया कि सीबीओ का, तब वो काम जल्दी हो जाता है। और फिर अगर नहीं होता तो प्रिंसिपल फोन करता है, सब मैंने उसको कहा था नहीं क्या, फिर उसके नंबर लेकर उसके साथ थोड़ा अधिकारीपना दिखा दो, है ना। फिर इतना ही डरता है कि अगर आ गई, जाँच कर ली, कोई कमी मिल गई तो नोटिस मिल जाएगा। नोटिस पे बहुत सारे अधिकारी तो नोटिस पे डेट डाल देते हैं, समय डाल देते हैं। मैं सिर्फ जाता हूँ तो
नोटिस पे डेट नहीं डालता और उसको भी इंदराज नहीं करता सरकारी बुकलेट में, ठीक है। 2 दिन में वो काम हो जाएगा, उस एप्लीकेशन को फाड़ दूंगा। मैंने 2 साल और शायद 6 महीने होने वाले हैं, मैंने किसी भी कर्मचारी के खिलाफ नोटिस दिए होंगे, दिए भी हैं, लेकिन कभी भी उस डॉक्यूमेंट को डिस्पैच रजिस्टर में इंदराज नहीं किया। 2 दिन बाद वो काम हो जाना है, टीचर अपोलॉजी सॉरी बोल देगा और उस एप्लीकेशन को जेब में रखता हूँ, ऑफिस में देता ही नहीं, उसको फाड़ देते, मामला वहीं ख़त्म। तो न तो टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई की है और आज तक मेरा पूरे ब्लॉक पर कोई काम नहीं अटका है। और जब तक मैं रहूँगा ब्लॉक लेवल पर किसी के खिलाफ कार्रवाई मेरे हाथों से तो नहीं करूँगा। हो सके तो किसी को बचा दूंगा, क्योंकि नए नए टीचर जाते हैं ना, जो नए नए तुम्हारे जैसे खिलाड़ी जाते हैं उनको थोड़ा सा क्या रहता है, वहम रहता है, हाँ हम मैंने, अरे वो सारे लगे हुई है ना, तुमसे बहुत सीनियर हैं, तो वहाँ वैल्यू क्या होगी, तो मास्टर। फिर वो कभी कभार क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, क्या है सीबी होते क्या, और सीबी रेड मार्क लगा के आ जाता है, वो पहली बार एंट्री हो जाएगी कहाँ पर, सर्विस बुक में, एसबी में। तो वहाँ ऐसा नहीं होता है, तो फिर भी नए को थोड़ा सा, सबसे पहले नए को समझाया जाता है और फिर उसके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं, क्योंकि नई सर्विस बुक में अगर एक बार रेड एंट्री होगी तो वो कहाँ तक जाएगी, जब तक, कहाँ तक, रिटायरमेंट तक। इसलिए कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, कब क्या पता कौन अपने को नुकसान पहुंचा दे, क्या पता कौन से कर्म काम आ जाएं, इसलिए बेटर ये है कि किसी का नुकसान नहीं करना है, ठीक है। जब काम प्रेम से हो रहा है तो धमकाने की जरूरत का है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर 10 की और 11 की बात कर ली। अब पीएसपी पोर्टल हो गया। अब पीएसपी पोर्टल के साथ साथ क्या होता है, अब मैंने आपको बता दिया था कैचमेंट एरिया बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कैचमेंट एरिया बनाया जाता है। अब कैचमेंट एरिया से पहले मैंने बताया था एक सीटीएस सर्वे, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे। चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे में क्या होता है, 3 जनों की टीम बनती है, एक ग्रेड सेकंड का व्यक्ति, एक ग्रेड थर्ड और दूसरा भी ग्रेड थर्ड। ये रजिस्टर का क्या होगा, संधारक होगा। ये रजिस्टर में एंट्री करेगा और ये अभिभावक से पूछेगा कि बच्चे की आयु क्या है, बच्चा क्या कर रहा है। तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ हो गया कैचमेंट एरिया। अब ये कैचमेंट एरिया में जाएंगे और हर बच्चे की आवश्यक डिटेल को क्या लेके आ जाएंगे। फिर कैचमेंट एरिया की बात करें तो, नमस्ते भाई, कैचमेंट एरिया की बात करें, अरे रुका आते, कैचमेंट एरिया की बात करें तो सबसे पहले तो आपको बताया था उस ग्राम का वार्ड, सबसे पहले क्या आएगा, वार्ड। वार्ड के बाद क्या आएगा, ग्राम, और ग्राम के बाद क्या आएगी, ग्राम पंचायत, और पंचायत के बाद क्या आएगी, पंचायत समिति, और पंचायत समिति को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद क्या लिए जाएंगे, जिला। तो जहाँ तक हो सकता है ग्राम और वार्ड पर मामला सलट जाता है, यहाँ तक कोई जाता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, लॉटरी के द्वारा क्या दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है, ये आपको बता दिया था। और लॉटरी में क्या अपनाया जाता है, रोस्टर प्रणाली। क्या अपनाई जाती है, रोस्टर, ठीक है। पहले 4 बच्चों को छोड़ दो, 1, 2, 3 और 4, उसके बाद में 5वें को आरक्षण दे दो, ठीक है। फिर 4-4 के क्रम में, फिर किसको दे दो, 9वें को, फिर किसको, 13वें को, फिर किसको, 17वें को, फिर किसको, 21वें को, ठीक है। ऐसे आपको पहली क्लास की लिस्ट बनानी है, फिर उनको आरक्षण दे दो। पहली जो 4 बच्चे होते हैं उनमें पहले को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, दूसरे को मिला। ये रोस्टर प्रणाली अपनाई जाती है। यही है प्राइवेट विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया। बाकी कोई भी पैसा प्राइवेट विद्यालयों को सरकार नहीं देती है। केवल कितना, 25% सीटों पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या दिया जाता है, पुनर्भर राशि दी जाती है। कितनी दी जा रही है, 12,750। वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया था कि प्रति बच्चे की फीस कितनी दी जाएगी। राजस्थान की प्रारंभिक शिक्षा में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं और उन बच्चों पर जितने अध्यापक पढ़ा रहे हैं और कितना उनका वेतन, कितना खर्चा, सबको मिला लो, जोड़ दो ऊपर राशि और नीचे बच्चों का क्या दे दो, भाग। तो एक बच्चे की खर्चे की राशि आएगी कि नहीं आएगी, उस एक बच्चे की खर्चे की राशि के अनुसार जितने बच्चे हैं, मान लीजिए 20 बच्चे हैं तो ये लो साहब, 20 के हिसाब से 11 कर दो, जितना भी उसका बनता है 2-2.25 लाख रुपए और साल के दे दो। तो ये सिस्टम होता है, अब समझ में आएगा। और ये सिस्टम जैसे 100 बच्चे अगर किसी के पास हैं तो प्राइवेट विद्यालय 11-12 लाख रुपये फोकट के मिल गए, फोकट के मिलते हैं, वो इतना न्याल भी नहीं करते हैं।
ठीक है, और एक्स्ट्रा हो गए तो एक तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा प्राइवेट विद्यालयों में फॉर्म भरना होता है और एडमिशन होता है। लॉटरी बताई रख, लॉटरी का मैंने बता दिया कि लॉटरी के आधार पर दिया जाएगा। साथ साथ में रोस्टर की बात थी, रोस्टर यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसको अपन लिखेंगे व्यवस्थित तरीके से, फिर अपन प्रबंधन वाले टॉपिक पे चलेंगे। लिखो भाई, राजस्थान में हेडिंग लिखो, ये लिख रखी वो भी ठीक है, जो लिखा है वो भी सही है ना, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो लिख लो। राजस्थान में निजी विद्यालयों में, प्राइवेट स्कूल्स में, राजस्थान में, अरे यार नहीं, एक बार हेडिंग लिखवा देता हूँ, कोई नहीं लिखा है। राजस्थान में निजी विद्यालयों में 25% सीटों पर 25% सीटों पर 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया, निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया, निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया, ठीक है, निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया। तो अब सारी धाराओं की डिटेल मैंने वहाँ करवा रखी है, ठीक है। तो मेंशन करेंगे यहाँ पर, लिखें आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12, ठीक है, उपधारा 1 व उपबंध सी, उपबंध सी 12 1 और सी, या गए लिख सकते हो ना, उपबंध सी या 3 लिख लो ना, जो भी है, उपबंध 3 या उपबंध सी के अनुसार, उपबंध सी के अनुसार, उपबंध सी के अनुसार असुविधाग्रस्त व दुर्बल वर्ग के असुविधाग्रस्त व दुर्बल वर्ग के बच्चों को विद्यालय अपनी एंट्री लेवल प्रवेश स्तर, अपनी एंट्री लेवल क्या प्रवेश स्तर की कक्षा में, एंट्री लेवल या क्या प्रवेश स्तर की कक्षा में 25% सीटों पर 25% सीटों पर निशुल्क आरक्षण प्रदान करेंगे, निशुल्क आरक्षण प्रदान करेंगे, ठीक है। यदि कोई निजी विद्यालय एलकेजी यूकेजी से, यदि कोई निजी विद्यालय एलकेजी यूकेजी से शिक्षण प्रारंभ करता है, एलकेजी यूकेजी से क्या करता है, शिक्षण प्रारंभ करता है, तो आरक्षण एलकेजी से शुरू होकर
एलकेजी से शुरू होकर कक्षा 5 तक दिया जाएगा। एलकेजी से शुरू होकर कक्षा 5 तक दिया जाएगा। ठीक है। आयु वर्ग 3 वर्ष से 11 वर्ष होगा। आयु वर्ग क्या 3 वर्ष से 11 वर्ष होगा। 3 वर्ष से 11 वर्ष होगा। फिर लिखें आरक्षण 8 वर्ष के लिए होगा। भाई 3 से 11 ही होगा ना, और आरक्षण कितने 8 वर्ष के लिए होगा। 8 वर्ष के लिए होगा। आरक्षण 8 वर्ष के लिए होगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद लिखें एक बार आरक्षण का लाभ, एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर या टीसी कटवाने पर, एक ही बात हुई ना, छोड़ दिया मतलब टीसी कटवा, या टीसी कटवाने पर आरक्षण पुनः प्राप्त नहीं होगा। आरक्षण पुनः प्राप्त नहीं होगा। आरक्षण पुनः प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया आरटी एक्ट की धारा 12, धारा उपधारा 1 और गए। उसके बाद लिखें आरटीई एक्ट 2009, आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12, 9 की धारा 12 की उपधारा 2 के अनुसार, उपधारा 2 के अनुसार, 2 के अनुसार केंद्र सरकार, केंद्र सरकार निजी विद्यालयों को निशुल्क शिक्षण, निजी विद्यालयों को निशुल्क शिक्षण के बदले में, निशुल्क शिक्षण के बदले में, निशुल्क शिक्षण के बदले में पुनर्भरण राशि, पुनर्भरण राशि प्रदान करेगी। पुनर्भरण राशि प्रदान करेगी। पुनर्भरण राशि प्रदान करेगी। क्लियर? तो ये तो हो गया केंद्र सरकार के आरटी एक्ट 2009 के अनुसार। फिर लिखें रूल 2011, रूल 2011, नियमावली 2011। हाँ, अगली लाइन से, और कॉपी में लिखना है। हाँ, हिस्ट्री के नहीं, मैनेजमेंट वाले कॉपी में, और हाथ से लिखना। लिखो रूल 2011, रूल 2011 की धारा 10, रूल 2011 की धारा 10 के अनुसार राज्य सरकार यह निर्देश देगी, राज्य सरकार यह निर्देश देगी कि सभी निजी विद्यालय, सभी निजी विद्यालय कमजोर वर्ग, कौन सा बेटा, कमजोर वर्ग या दुर्बल वर्ग,
कमजोर या दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त बच्चों को 25% सीटों पर आरक्षण देंगे। तो ये वही सेम बात है जो धारा 12 की उपधारा 1 में है। 25% सीटों पर क्या देंगे? आरक्षण देंगे। ठीक है। फिर लिखें रूल 2011 की धारा 11 निजी विद्यालयों को पुनर्भरण राशि देने का प्रावधान प्रदान करती है। पुनर्भरण राशि देने का प्रावधान प्रदान करती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको रूल 2011 में बहुत व्यवस्थित तरीके से ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इसीलिए टाइम लगा था वहाँ पर। ओके, फिर लिखें, नोट डाल के लिखेंगे राजस्थान में निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया का प्रारंभन सत्र 2012-13 से प्रारंभ हुआ। सत्र 2012-13 से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। फिर लिखें सत्र 2013-14 से प्रवेश प्रक्रिया को पीएसपी पोर्टल सत्र 2013-14 से प्रवेश प्रक्रिया को किससे? पीएसपी पोर्टल, प्राइवेट स्कूल पोर्टल से संचालित क्या संचालित किया जाने लगा। क्लियर? उसके बाद लिखें प्रवेश हेतु कैचमेंट एरिया निर्धारण। इसी में हेडिंग बनेगी प्रवेश प्रक्रिया हेतु क्या? कैचमेंट एरिया निर्धारण। कैचमेंट एरिया निर्धारण। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो क्या करेंगे? सीटीएस सर्वे करेंगे, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे। इससे बच्चों की आयु के संबंध में और सारी सूचनाएं क्या हो जाएंगी? प्राप्त हो जाएंगी। फिर हम उस एरिया का क्या करेंगे? कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया में पहले कौन आएगा?
वार्ड, दूसरा ग्राम, फिर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति या ब्लॉक, ठीक है। और मैंने आपको बताया था CTS सर्वे कैसे होता है, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे, समझ में आई बात, मतलब बच्चे को ट्रैक किया जाता है कि कोई बच्चा पढ़ रहा है या नहीं। इससे इस बात का भी पता लग जाएगा कि कौन कौन बच्चे दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त श्रेणी में, उनकी आर्थिक स्थिति का भी लेखा जोखा आ जाएगा, ठीक है। तो CTS सर्वे करने के बाद ही कैचमेंट एरिया निर्धारण होता है, ओके। तो अपन क्या, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुने पहले, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया जाता है। चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे से बच्चे की आर्थिक स्थिति का पता लगता है, ठीक है। उसकी आयु के संबंध में दस्तावेज का निर्धारण हो जाता है कि वह कितनी आयु का है और मुख्य धारा से बाहर है या पढ़ रहा है। हो सकता है बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो हम लिख के लेके आएंगे किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत नहीं, या फिर लिख के ले आएंगे निजी विद्यालय में अध्ययनरत, या क्या प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन किया या प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन नहीं किया। तो ये 4-5 ऑप्शन बन जाएंगे, इन सारों का कॉलम बनेगा, सारी सूचना किस में आ जाएगी, रजिस्टर में, रजिस्टर संधारित होगा। इस सारी सूचना को कहाँ भेज दिया जाएगा, ऑनलाइन फीडिंग करके निदेशालय भेज दिया जाएगा। अब निदेशालय फिर वापस क्या करेगा, कैचमेंट एरिया निर्धारण करेगा भी कौन कौन से वार्ड से कहाँ कहाँ कितनी सीटें आपको लेनी है, ठीक है। तो लिखें, कैचमेंट एरिया निर्धारण हेतु, कैचमेंट एरिया निर्धारण हेतु, कैचमेंट एरिया निर्धारण हेतु पहले CTS, पहले क्या बेटा, CTS सर्वे, पहले CTS सर्वे, और इसका पूरा नाम लिखो, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे, ठीक है, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया जाता है, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया जाता है। इसको कहीं मतलब डोर टू डोर सर्वे है ना, हर घर में जाकर क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे किया जाता है, जिससे बालक की वास्तविक स्थिति का, जिससे बालक की वास्तविक स्थिति का पता लगता है। क्या होता है, वास्तविक स्थिति का पता लगता है, ठीक है। इसमें आयु के संबंध में, आयु के संबंध में, कोमा, शैक्षिक स्तर का निर्धारण, मतलब बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, आयु के संबंध में, कोमा, शैक्षिक स्तर निर्धारण तथा बालक के दुर्बल वर्ग, बालक के क्या, दुर्बल वर्ग तथा असुविधाग्रस्त वर्ग, दुर्बल वर्ग तथा क्या, असुविधाग्रस्त वर्ग का निर्धारण कर लिया जाता है, असुविधाग्रस्त वर्ग का निर्धारण कर लिया जाता है, ठीक है। मतलब हमें इससे क्या पता लग जाएगा कि बच्चा वास्तव में है ना BPL की कैटेगरी में है या नहीं है, दुर्बल वर्ग में है या नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका पता लग जाएगा। साथ साथ में वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, और वो कहाँ पढ़ रहा है इसका भी पता लग जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, कैचमेंट एरिया बनाएंगे। तो लिखें, कैचमेंट एरिया निर्धारण में, कैचमेंट एरिया निर्धारण में, कैचमेंट एरिया निर्धारण में सबसे पहले ग्राम के वार्ड को चुना जाता है,
सबसे पहले किसको, ग्राम की वार्ड को चुना जाता है, तत्पश्चात क्या, ग्राम, फिर ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर पंचायत समिति या ब्लॉक, क्या, ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति हुआ क्या, ब्लॉक, और अंत में जिले को कैचमेंट एरिया में, जिले को किसमें, कैचमेंट एरिया में शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे संख्या अधिक, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। फिर लिखें संख्या अधिक होने पर क्या होने पर, संख्या अधिक होने पर क्या किया जाएगा, लॉटरी के माध्यम से, संख्या अधिक होने पर लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा, लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। संख्या अधिक होने पर किसके माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ साथ रोस्टर प्रणाली को भी, इसके साथ साथ क्या, रोस्टर प्रणाली को भी लागू किया जाता है। रोस्टर प्रणाली को भी क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, जिसमें प्रथम 4 बच्चों को छोड़कर 5वां, 9वां, 13वां, 17वां आदि के क्रम में बच्चों का चयन किया जाता है। आदि के क्रम में बच्चों का चयन किया जाता है, ठीक है। प्रथम 4 बच्चों में से, लास्ट लाइन है इसकी, प्रथम 4 बच्चों में से प्रथम को छोड़कर दूसरे बच्चे का चयन होता है। प्रथम को छोड़कर क्या होता है, दूसरे बच्चे का चयन होता है। सामान्यतः 25% आरक्षण वाले प्रावधानों से सवाल आएगा, ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और ये प्रवेश प्रक्रिया, भाई एडमिशन प्रोसेस ही तो है कि किसके अनुसार क्या होगा, धाराओं का जिक्र आएगा, कितने पैसे लगेंगे, किन किन को बच्चों को, कैचमेंट एरिया क्या होता है, रोस्टर प्रणाली क्या होती है। ये टॉपिक हो गया आपका ख़त्म। लंबा सांस ले लो एक बार। आज मैं मतलब कई देर से सोच रहा था कि मैं कोई दूसरे बैच में तो नहीं आ गया हूँ लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, है ना।
हाँ, अब पहचान हो गई। हाँ, भाई जाति विशिष्ट आदत है तब तक पहचान नहीं होती ना। हाँ ओके। उसके बाद लिखो शैक्षिक परिदृश्य। अरे रुक जा बेवकूफ। शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत, अरे इस बोतल को, ओए क्या कर रहे हो ये? यार कमाल कर रहे हो, शकल से सिंसियर दिख रहे हो बहुत ज्यादा। तो ऐसे उसको इसमें मजे क्यों ढूंढ रहा है? शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन अवधारणा, शैक्षिक प्रबंधन अवधारणा, शैक्षिक प्रबंधन अवधारणा, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन अवधारणा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझने वाली चीजें हैं यहां से। प्रबंधन शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। और प्रबंधन या मैनेजमेंट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा शब्द है बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका अर्थ होता है एड प्लस मिनिस्टर। क्या होता है? एड प्लस मिनिस्टर। और मिनिस्टर शब्द का अर्थ होता है अपने अधीनस्थों की सेवा करना। अपने किसकी? अधीनस्थों की क्या करना दोस्तों? सेवा। हम लोगों को लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, फिर इनको मिनिस्टर बनाया जाता है। तो वो अपने ही अधीनस्थ, मतलब क्या है? जनता। उसके अधीनस्थ क्या हो गई? जनता। उन लोगों की सेवा के लिए बनाए जाते हैं, न कि राज करने के लिए। मिनिस्टर शब्द का अर्थ क्या है? कि हम जिनको इलेक्टेड मतलब निर्वाचित करते हैं वो हमारी सेवा के लिए ऊपर गए हैं। ये हालांकि अलग बात है कि सेवा किन की होती है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन ग्रीक भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एड प्लस मिनिस्टर, मतलब ऐड करना किसको? सेवा के भाव को जोड़ना। इसके लिए ग्रीक शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो प्रबंधन का अंग्रेजी अर्थ तो क्या है? मैनेजमेंट। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द किससे हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन से। अब अगर इस शब्द को अपन तोड़ें तो इस शब्द में 3 शब्द छिपे हैं। एक शब्द है मैनेज। क्या है? मैनेज। दूसरा शब्द है मैन, और तीसरा शब्द है ENT, है ना। तो मैनेज का मतलब होता है व्यवस्थाओं को सुचारू करना। क्या करना? व्यवस्था करना या व्यवस्था को सुचारू रूप देना। क्या देना? सुचारू रूप देना। मैन का मतलब है मानव संसाधन। क्या है? मानव संसाधन, व्यक्ति, मानव संसाधन, मैन का मतलब हो गया। और T का मतलब होता है टैक्टफुली। क्या करना? टैक्टफुली। और टैक्टफुली का मतलब होता है कौशल के साथ। जब हम मानवीय संसाधनों का उपयोग, ठीक है, उसके कुशलता के अनुसार, उसके स्किल के अनुसार क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जब विद्यालय प्रबंधन की बात आएगी तो विद्यालय प्रबंधन में जो मानवीय संसाधन होते हैं मतलब टीचर्स होते हैं, वो अपनी व्यवस्थाओं को अपने कौशल के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, जो कि मानवीय संसाधन है। उनका उद्देश्य होगा कि वो अपने शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार, ब्लैक टी शर्ट ध्यान दो, वो अपने शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार अपने सभी कौशल का उपयोग करेंगे और अपने उद्देश्यों को समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से अनुशासित रहते हुए, नैतिकता का पालन करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को समय पर प्राप्त करेंगे। इसके लिए वो व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन करेंगे। मैनेजमेंट का अर्थ हो गया। दूसरा शब्द क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ हो गया।
ठीक है। तो ये दो शब्दों से मिलकर क्या कहेंगे हम? पहला शब्द क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन। एड प्लस मिनिस्टर। एड का मतलब जोड़ना, एड का मतलब जोड़ना, और मिनिस्टर का मतलब अपने अधीनस्थों की क्या करना? सेवा करना। अपने अधीनस्थों की क्या करना? सेवा करना। क्लियर है? दूसरा, प्रबंधन की उत्पत्ति तो एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रबंधन का अंग्रेजी रूपांतरण है मैनेजमेंट। ठीक है। अब मैनेजमेंट शब्द को अलग अलग व्याख्या की गई है ना। मैनेज का मतलब व्यवस्थित करना, मैन का मतलब मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। और टी का मतलब है क्या? टैक्टफुली, मतलब क्या? कुशलता के साथ इस कार्य को पूरा करना। ठीक है। ये दो शब्दों का आपको क्या बता दिया है? ये अर्थ बता दिया। उसके बाद प्रबंधन के संबंध में, प्रबंधन का आएगा अवधारणा पक्ष। क्या आएगा? अवधारणा पक्ष। सॉरी, प्रबंधन का अवधारणा पक्ष। कौन सा पक्ष? अवधारणा पक्ष। उसमें सबसे पहला है, प्रबंधन एक कलात्मक अवधारणा है। क्या है दोस्तों? कलात्मक अवधारणा है। एक अवधारणा आएगी, प्रबंधन एक जन्मजात योग्यता है। प्रबंधन क्या है? एक जन्मजात योग्यता है। प्रबंधन क्या है? एक जन्मजात योग्यता है। फिर एक अवधारणा आएगी आर.बी. मेयर्स। आर.बी. मेयर्स एंड स्ट्रोगिल के अनुसार, आर.बी. मेयर्स एंड स्ट्रोगिल के अनुसार। और नंबर 4 हम पढ़ेंगे, प्रबंधन एक विज्ञान है। प्रबंधन क्या है? एक विज्ञान है। ठीक है। तो सबसे पहली अवधारणा है कि प्रबंधन एक कलात्मक स्वरूप है, कला है। तो जिन व्यक्तियों के पास में कलात्मक योग्यताएं होती हैं, वो अपनी कलात्मक योग्यताओं का उपयोग करके अपने प्रबंधन कार्यों को सुचारू संचालित करते हैं और अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त करते हैं। मतलब ये सभी के पास नहीं होती है कला, बहुत कम लोगों के पास कला पाई जाती है। इसमें राजस्थान में मैं सबसे पहले नंबर पर अपने जो उत्कर्ष के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, निर्मल सर हैं, उनको रखता हूँ। रियल में उनके जैसा मैनेजर, मतलब मैनेजर का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट करने वाला, है ना। उनसे बड़ा मैंने इवेंट मैनेजर नहीं देखा है। और मैं उनको 2012 से जानता हूँ। 8-9 साल तो मैं उनके वहाँ जोधपुर, मतलब लगभग काफ़ी नज़दीकी से देखने को, उनको जानने की कोशिश की। ठीक है। तो कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, और हर चीज़ सिस्टमेटिक, राउंड द क्लॉक 24 आवर्स, सारी चीज़ें हर जगह से मिलकर कहाँ चली जाती है? ऊपर। और वहाँ पर अपने आप क्या होता है? मैनेज होता है। एक दिन भी कोई प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैं जोधपुर में ग्रेड फर्स्ट के बैच को रात को, जो टीचर्स ग्रेड थर्ड में लगे हुए थे, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, उनके पास में इवनिंग का एक बैच था, शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का। ये बैच शुरू होते थे जब छुट्टियां नहीं होती थी। जैसे अब अगर बात करेंगे, जोधपुर में छुट्टियों का बैच चल रहा है ना, फर्स्ट ग्रेड का। तो जब सर्दियां होती थी तो टीचर कब छूटता? 5-5:30 बजे छूटेगा, वो घर आएगा, फिर कोचिंग आता हो। तो आसपास के टीचर्स क्या जोधपुर रहने लग जाते थे, और फिर वो 7 से 11 के जीके वाले बैच में पढ़ते थे। उनके साथ साइकोलॉजी ऐड हो जाती थी, तो उनको मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पढ़ाते थे। तो रात को 9-9:30 बजे के आसपास, सुबह 6 बजे से पढ़ा रहा था, और 12-13 घंटे की लगातार क्लास होती है, आदमी थक जाता है। और जिस क्लासरूम में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर ऐसे एक जालोरी गेट सेंटर है वहाँ पर, तो ऐसे जाके यूँ, और फिर लकड़ी का बना हुआ एक ऊंचाई है, अब शायद चेंज हो गया होगा। तो मैं थक गया था, चेयर नहीं थी उस क्लासरूम में, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही रख के और मैं यूँ बैठ गया। चलता है इतना तो, है ना। तो निर्मल सर नॉर्मली नाइट के समय ज़रूर पूरी कोचिंग का, मतलब कैमरे तब भी थे, तो अपने मोबाइल पे उनका एक्सेस रखते थे, देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हालत तो ख़राब हो रही है,
उन्होंने मुझे कॉल किया, अब कॉल किया, कॉल साइलेंट पे था तो मैंने उठाया नहीं, तो उन्होंने जो भी उसका सेंटर का हेड था, श्याम जी नाम था उनको, वो थे, उनको कॉल किया उन्होंने कि सर से मेरी बात कराओ। उन्होंने फ़ोन लेके आए, सर से बात करो। उन्होंने कहा कहीं सावंगन जी थक गए क्या, ऐसे बोलते हो ना, कहीं सा थक गए क्या? मैंने हाँ थक गया सर। तो क्या करें, क्लास तो पूरी करनी। हाँ क्लास तो पूरी करनी है, तो क्लास के मामले में कोई रहम नहीं है, इसमें पक्का है। मतलब उत्कर्ष, निर्मल सर ने एक बात कही थी कि मेरा पहला प्यार उत्कर्ष है, उसके बाद मतलब बीवी बच्चे हैं। ये उनकी लाइन मैं हमेशा से सुनता आया हूँ, और वास्तव में वो मैनेजमेंट के मामले में किसी भी कोचिंग से बहुत ऊपर है, मतलब आसपास से नहीं है बाकी कोचिंग और मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो उनको कहा कि सर को क्या किया जाए, अब तो ये ऑनलाइन चीज़ होगी तो चाय कॉफ़ी वगैरह नहीं पी पाते, वरना क्लास के अंदर चाय कॉफ़ी जूस वगैरह आते थे। तो उन्होंने कहा एक तो गर्मा गर्म सर को हॉट कॉफ़ी भिजवाओ, कॉफ़ी भिजवाई। उसके बाद में कहा कि मैं भिजवा रहा हूँ किसी के माध्यम से, सर के लिए चेयर भिजवाओ। तो अगले 10 मिनट में क्लास में चेयर थी। ठीक है, मतलब देखो कितना शार्पली उन चीज़ों को मैनेज किया, कब ऑर्डर दिया, कैसे ऑर्डर दिया, इसका उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगले 10 मिनट में कि भी मेरा टीचर भी परेशान नहीं हो और मेरी क्लास भी क्या हो, रेगुलर हो, और फिर मेरे दिमाग में आके वो मुझे देख रहे हैं। अब देख रहे हैं तो दिमाग में वो होते हैं ना, वो अपने व्यक्तित्व में एक विधि होती है, बहिरवलोकन विधि, है ना, विलियम वुंट की होती है कि नहीं होती है, सॉरी अंतर्दर्शन विधि। तो बहिरवलोकन विधि में क्या करते हैं कि हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का बाहर से अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि वो क्या क्या कार्य करता है, वो कैसा साहित्य पढ़ता है, कैसा उसका मतलब बैठने का तरीका है, क्या खाना खाता है, क्या चीज़, तो वो बहिर अवलोकन विधि या बाह्य निरीक्षण विधि होगी। तो मुझे देखा कि सर देख रहे हैं, अब उससे मेरा व्यवहार क्या हो रहा है, बदल रहा है, वास्तव में चेंज होता है। अगर आपको लगे कि कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है कैमरे से, तो आप क्या हो जाएंगे, सभ्य हो जाएंगे थोड़ा सा, है ना। जैसे दो लड़के जा रहे हैं, ओके, और वो अपनी मस्ती की भाषा में जा रहे हैं, है ना, मतलब जैसी भाषा वो यूज कर सकते हैं, और जो अल्हड़पना होता है ना, जो एक मस्ती वाली, उसमें ताली पीटते ऐसे जा रहे हैं। तो दो चार साथ चल रहे थे, तो एक ने कोइंसिडेंस पीछे देखा तो वो सीधा चलने लगा, बिल्कुल सटक सटक ऐसे यो यो। तो उस दूसरे ने कहा अभी तक तो तू ठीक था, अब क्या हुआ? तो उसने कहा पीछे देख पीछे। तो जैसे उसने कहा पीछे देख पीछे, उसने देखा पीछे दो प्राकृतिक घटक आ रहे थे, और भाई साहब तुरंत उसकी चाल भी क्या हो गई, बदल गई। इसका मतलब जब हम किसी के निर्देशन से या किसी के अंडर सुपरविजन होते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होता है, बदलता है। ये दोष है किसका, बाह्य अवलोकन विधि का, है ना, कि जब हमारा सुपरविजन किया जाता है तो हमारा व्यवहार हमेशा बदलता है। तो फिर मैंने सर को मोबाइल से मैसेज किया कि आप देखना बंद करो, तो उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि मैं नहीं देख रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि मैंने कहा कि देखना बंद करो? फिर उन्होंने स्माइली भेजी हंसने की, और फिर कहा चलो अब नहीं देख रहा हूँ। फिर मैंने क्लास को पूरा किया। तो मतलब बात मैनेजमेंट की चल रही है कि ये एक कला होती है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। कईयों के हाथ पांव फूल जाते हैं, कई बार सेंटर हेड के अगर छोटी सी इशू हो गया तो हाथ पांव फूल जाते हैं। और एक बार सबसे खतरनाक स्थिति हो गई थी, सूरत में आग लगी कोचिंग सेंटर में, 2017 की बात है, ठीक है। एक मतलब कोचिंगों में आग लग गई थी, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया था। निर्मल सर रात को 12 बजे सारी कोचिंगों में जितनी भी वायरिंग थी जो हल्की सी भी खराब हो सकती है, ठीक है, सारी को अलग करवा के 2 दिन की छुट्टी की, और पूरी कोचिंग की सारी वायर क्या करवा दी, सारे सेंटर की कंप्लीट नई वायर डलवा दी। इसका मतलब आदमी पहले से क्या होता है, दूरदर्शी। तो मैनेजर या जो भी नेतृत्व करता है उसको क्या होना चाहिए, दूरदर्शी भी होना चाहिए। और आज तक कोई ऐसी छोटी सी इंसिडेंट नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो। तो कलात्मक का मतलब है कि प्रबंधन एक कला है, और कला का उपयोग करते हुए व्यक्ति अपने शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। फिर बात आती है प्रबंधन क्या है, एक जन्मजात योग्यता है। क्या है, जन्मजात योग्यता है। प्रबंधन जन्मजात योग्यता है, इसका मतलब ये है कि प्रबंधक बनाए नहीं जा सकते, वो क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। इसका मतलब है कि प्रबंधनीय योग्यता आदमी में आनुवंशिक रूप से ही क्या होती है, प्राप्त होती है, उसको अलग तरीके से प्रबंधन को बनाया नहीं जा सकता। क्लियर है? अब इसका एक एग्जाम्पल देखें। एक कंपनी है, और उस कंपनी में यहाँ उसका एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा है, और यहाँ पर प्रबंधन के बहुत सारे गुरु बैठे हैं, और उस
कंपनी की ग्रोथ थोड़ी नीचे आ रही है, तो बहुत सारे जो प्रबंधन जानने वाले लोग हैं उनको बुलाया और बुलाकर ये पूछा कि अपन अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो सब ने अपनी अपनी राय दी। ठीक है, तो वो ऐड किसके लिए था? कोलगेट कंपनी जो है उसके ऊपर था, पत्रिका में ये आया था, इसकी पूरी घटनाक्रम आया था। तो कोलगेट की जैसे ग्रोथ गिरने लगी तो कोलगेट का मैनेजमेंट क्या हो गया? चिंतित हो गया कि यार ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, बिक्री कैसे बढ़ाएं। तो उसने देश के नामी गिरामी क्या किया, जो मैनेजमेंट गुरु थे उनको बुला लिया और बुलाकर सभी राय दे रहे हैं। राय क्या दे रहे हैं कि कोलगेट का जो बाहर का रैपर है वो बदल दो। ठीक है, कोई कह रहे हैं कि जो ऐड करने वाली हीरोइन है उसको बदल दो, या फिर जो बाहर का रैपर होता है उस पर हीरोइन की फोटो डाल दो, है ना, या कुछ ना, जिससे भी अट्रैक्शन बढ़े और लोग क्या करें, खरीदें। कोई कह रहा है नमक मिला दो, कोई कह रहा है नमक हटा दो, कोई कह रहा है फ्लोराइड डाल दो। सारे ज्ञान बांट रहे वहाँ पर। तब तक उस कंपनी में जो ऑफिस में काम करता है, 4th क्लास जो कर्मचारी है, 4th श्रेणी कर्मचारी है, वो चाय लेकर और यहाँ जाता है और वो एमडी को कहता है साहब मैं भी सलाह दूंगा। तो सारों के कान खड़े हो गए, बोला हैं तू काहे की सलाह देगा, तू कौन होता है सलाह देने वाला? वो तो उनका कैडर खराब कर देगा कि अगर 4th क्लास से सलाह ली। तो उसने कहा नहीं, मैं तो बोलूँगा, मैं तो दूंगा पक्का। तो अब उसको जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उसको लगा कि यार ये नौकरी कहीं भी कर लेगा। भाई चाय पानी की नौकरी ऐसी नौकरी होती है, आज छुट्टी कल दूसरी जगह मिल जाएगी। कौन सा बहुत बड़ा पद जा रहा है और कौन सा सस्पेंड किया जा रहा है उसको, है ना। बोला नहीं साहब मैं तो राय दूंगा। वो अड़ गया। तो जो अच्छे प्रबंधनकर्ता होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कि इसको समय दे देते हैं 1 मिनट का, कि 1 मिनट है तेरे पास, उसके बाद नहीं बोलेगा पक्का, और अगर गलत राय दी तो तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। बोले साहब निकाल देना, ये चाय पानी तो कहीं पिला लूंगा, उसको कोई डर नहीं है। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या सलाह दी कि बोले साहब जो हम कोलगेट को जब ओपन करते हैं तो उसका जो माउथ जो ओपन पोर है उसको हल्का सा क्या कर दिया जाए, चौड़ा कर दिया जाए। अब हल्का सा उसको ऊपर वाले माउथ पार्ट को क्या करेंगे, चौड़ा करेंगे। तो जब हमारे इंडियंस का जो प्रेशर पॉइंट है, मुझे देना पेन, पेन दे, हाँ। अब जो हमारा क्या है प्रेशर पॉइंट, अपन कोलगेट निकालेंगे तो इंडियंस का प्रेशर पॉइंट तो उतना ही रहेगा, आदमी कम थोड़ी करेगा। और अगर मान लीजिए हमने उसको 15% इंक्रीज कर दिया, होल को चौड़ा कर दिया, तो प्रेशर पॉइंट तो उतना है, तो कोलगेट 15% हर बार ज्यादा निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और हर बार ज्यादा निकलेगी तो कंजप्शन ऑफ कोलगेट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? खर्चा बढ़ेगा तो बिक्री बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ या ना? बढ़ेगी। अब उसने देखा, विचार किया कि बात तो सही है। तो उसने कहा कि तू एक कप प्लेट तो नीचे रख। नीचे रख, बोला यहाँ बैठ। हाँ, और फिर वो बोले, बाकी के लोग बोले हैं ऐसे कैसे कर रहे हो, हम तो हमारे, अरे वो इज्जत गई भाड़ में। बोले बढ़िया विचार दिया। इसका मतलब प्रबंधन क्या होता है, जन्मजात भी होता है। कुछ लोगों में ये स्किल्स जन्मजात होती है। और समझ में आ गया एग्जाम्पल से कि कुछ लोग मानते हैं कि प्रबंधक बनाए नहीं जा सकते, प्रबंधक क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। क्लियर है? उसके बाद में एक है आरबी मेयर्स की, आरबी मेयर व आरएम स्ट्रोगिल। वो क्या कहते हैं कि अच्छे प्रबंधक और भी अच्छे प्रबंधक बनाए जा सकते हैं यदि उन्हें तकनीकीय प्रशिक्षण दे दिया जाए। मैंने कल परसों आपने कालू मिस्त्री का एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, वो नीचे वाले बैच में दिया था। हाँ चलो बताता हूँ। नहीं वो है एग्जाम्पल से सही सेट होगा, वो साइकोलॉजिकल आउटपुट आता है उससे। ठीक है, तो एक गांव में एक सेठ था। सेठ रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी गाड़ी खराब हो गई। अब गांव वालों का एक मजा लेने का तरीका अलग होता है। अब वो गांव वाले खेत जा रहे हैं और गाड़ी साइड में खड़ी है, सेठ बेचारा पेटी के नीचे बैठा है। सेठ को हर आदमी जाके कहता है क्या हुआ है, खराब हो गई। मतलब सबको पता है कि गाड़ी खराब है तभी वो यहाँ खड़ा है। भाई खराब है ना तभी खड़ा है, वरना वो क्या जगमरवाने के लिए थोड़ी खड़ा है यहाँ पे, अपने घर जाता है। वो खराब थी और हर आदमी पूछता है ना। अब शाम हो गई, गाड़ी ठीक नहीं हुई, तो सेठ ने जितनी कोशिश करनी थी आदमी बुला लिए और जो ऐसा करना था गाड़ी ठीक करवाने की कोशिश, गाड़ी ठीक नहीं हुई। अब शाम को वापस खेत से घर लौट रहे हैं गांव वाले, फिर क्या कहते हैं क्या हुआ, ठीक नहीं हुई।
देखो पहले तो क्या हुआ कि खराब है, और अगर वो ठीक हो जाती तो वो क्या कर रहा था यहाँ पर, चला जाता, लेकिन उनको मजे लेने। और जो सबसे लास्ट में जो व्यक्ति आता है वो कहता है अच्छा ठीक नहीं हुई, बोले हाँ हमारे गांव का काड़ू मिस्त्री ठीक कर देगा इसको। तो अब सारी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई है ना, बिल्कुल। और वो सेठ सोचता है यार काड़ू, क्योंकि सेठ सभी को बुला चुका था अपने फ़ोन से जो भी था, बोल ठीक है काड़ू मिस्त्री को भी बुला लो। क्लियर। अब काड़ू मिस्त्री को बुलाया और काड़ू मिस्त्री अपना आया पजामा समा के, और उसके हाथ में क्या है, वो हथौड़ा है, पेचकस है, और एक वो क्या करते हैं वो पाना, वो लेके और ऐसे आया, बोले हाँ सेठ क्या हाल, बोले यार गाड़ी खराब हो गई, बोलो ठीक तो कर दूंगा, 10,000 रुपये लगेंगे। बोलो पहले देख तो ले, बोलो वो मेरी गारंटी है, तो छोड़, बोलो 10,000 रुपये लगेंगे, बोलो ठीक है दिए। सेठ ने सोचा इससे कुछ होना जाना तो है नहीं, हाँ भरने में क्या जाते। अब भाई के साहब काड़ू मिस्त्री ढंग से ऐसे देखता है गाड़ी को, ऐसे घूम घाम के, पहले तो सारे सेठ से सारे गाड़ी खुलवाई है ना, गेट खुलवा के अच्छा पूरी देखी गाड़ी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था गाड़ी क्या है, वो तो मज़े ले रहा था। और फिर लास्ट में बॉनेट खोला और एक पर्टिकुलर जगह पर उसने हथौड़ा जोर से मारा। सेठ को बोला चल स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। तो सेठ अंदर गया, सेठ को पता था कुछ होना जाना नहीं, सेठ अंदर गया, उसने स्टार्ट प्लग दबाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। सेठ खुश हो गया। अब सेठ चलने लगा, खुश हो गया, बोला ओए सुन 10,000 रुपये। तो सेठ बोला 10,000 रुपये दे। तो सेठ बोला एक हथौड़ा मारने के 10,000 रुपये क्या होते हैं। बोला ओए सुन, हथौड़ा मारने के 10,000 नहीं, हथौड़ा कहाँ मारना है इसके 10,000 रुपये हैं। हथौड़ा कहाँ मारना है इसके 10,000 रुपये हैं, और ला फटाफट दे वरना एक हथौड़ा और मारूंगा और फिर ठीक करवा लेना तेरे को। तो उसने 10,000 रुपये दिए। अब सोच के देखो, अगर ऐसे व्यक्ति को जो काड़ू मिस्त्री टाइप के हैं, गांव में जो चाकी गंडासा सुधारते हैं, मोटर सुधारते हैं, बिजली की मोटर सुधारते अपने ना, या फिर जो अपने वो नहीं होते दूध बिलोने वाली मशीन, उनको ठीक करते हैं, पंखा मोटर बांधते हैं, वो ऐसे लोगों को, और ये कोई तकनीकी रूप से प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, गांव में किसी दुकान पे बैठ गए, वायरिंग करने लग गए, सीख गए, है ना। आधे से ज़्यादा तो चप्पल पाँव पर कुर्सी पर रह के दोनों तारों को पकड़ पकड़ के कस देते हैं, पता नहीं करंट लगता है कि नहीं लगता, अपने को तो दूर से डर लगता है, वो हाथ में पकड़े पकड़े कर रहे हैं। तो वो तरीका, ऐसे व्यक्ति को अगर किसी IIT से सोच के देखो प्रशिक्षण दिला दिया जाए तो कहाँ तक जाए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। तो तीसरी परिभाषा, तीसरी क्या है, RB मेयर्स व स्ट्रोगिल क्या कहते हैं कि प्रबंधन में अच्छे प्रबंधक और भी बनाए जा सकते हैं। क्या मिल गया, क्या मिल गया, एक कछू तो मिलो भैया, कुछ नहीं मिला, इसको मिला है, चलो अच्छी बात है, किसी को कुछ तो मिला है ना। चलो अरे अरे रुको रुको, तो देखो क्या कहते हैं कि अच्छे प्रबंधक को और भी अच्छा बनाया जा सकता है यदि उसे तकनीकी प्रशिक्षण दे दिया जाए। तो भाई साहब काड़ू मिस्त्री को किसी IIT से तकनीकी प्रशिक्षण दे दिया जाए तो पता नहीं वो कौन कौन से देश की वाट लगाए। समझ में आई बात, सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो तीसरी परिभाषा क्या होगी, तकनीकी प्रशिक्षण वाली। चौथी अवधारणा है कि प्रबंधन क्या है, एक विज्ञान है। प्रबंधन विज्ञान है, इसका मतलब क्या है कि अगर वर्तमान की जितनी भी समस्याएं हैं उनमें हम वैज्ञानिक नियमों का, तकनीकी का उपयोग नहीं करें तो हम प्रबंधन को संभाल ही नहीं सकते। जैसे आप कल सुबह, कल शाम को आए, हमारे यहाँ कोई तकनीकी समस्या होगी तो हम उस तकनीकी समस्या के कारण आपकी क्लास इंगेज नहीं कर पाएँ तो हम आपको मैसेज भेजते हैं, ठीक है, कि इस वजह से क्लास नहीं होगी, या आज इतनी ही देर क्लास होगी, या कोई वजह होगी, या कोई टाइम टेबल चेंज होता है उसकी वजह। तो जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उससे आपको सूचना भेजी कि नहीं भेजी, और वो सॉफ्टवेयर किसने बनाया है, विज्ञान ने। तो प्रबंधन में वैज्ञानिक नियमों की बहुत ज़्यादा महत्व है, और अगर प्रबंधन को श्रेष्ठ बनाना है तो वैज्ञानिक अवधारणाओं को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए प्रबंधन में विज्ञान को काम में लिया जाता है। और पांचवी अवधारणा है प्रबंधन कला भी है और प्रबंधन विज्ञान भी है, ठीक है। उसका स्वरूप कलात्मक भी होता है और स्वरूप क्या होता है, वैज्ञानिक भी होता है। तो ये 5 प्रकार की दोस्तों क्या है, अवधारणाएं।
इतना लिखेंगे, उसके बाद में प्रबंधन की विशेषताएं करेंगे, फिर परिभाषाओं पे आएंगे, फिर संसाधन प्रबंधन, और फिर ये 2 दिन या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या, जो राजस्थान की संस्थाएं हैं वो नवाचार और जो है वो करेंगे। अभी एक बार ब्रेक, और जब नई आ जाएंगे उसके बाद करेंगे। अब लिखो। लिखो भी। लिखें। प्रबंधन शब्द, प्रबंधन शब्द, क्या ध्यान दोगे तो क्या बोला तो है मैंने कुछ? भाई मैंने कुछ तो बोला ही था ना, क्या तो नहीं बोला था, हाँ कुछ तो बोला था, है ना। तो लिखें प्रबंधन शब्द की उत्पत्ति, प्रबंधन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंधन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन से हुई है, जिसमें मिनिस्टर का अर्थ होता है, जिसमें मिनिस्टर का अर्थ होता है, मिनिस्टर का अर्थ होता है, मिनिस्टर का अर्थ होता है अपने अधीनस्थों की, अपने अधीनस्थों की सेवा करना। जाके किसी नेता को मत बोल देना सेवा कर, फालतू में जूते पड़ते हैं। कहीं कह दो कि हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन में कि अपने अधीनस्थों की सेवा करना नाम है आपका ना। हाँ, पंगा मत लेना जाके कहीं फंस जाए, पढ़ा गुरुजी ने पढ़ाया था। हाँ, मतलब ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अपने अधीनस्थों की क्या करना, सेवा करना। ठीक है, उसके बाद लिखें प्रबंधन शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण, प्रबंधन शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण अंग्रेजी रूपांतरण मैनेजमेंट शब्द होता है। अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है, मैनेजमेंट शब्द होता है। जिसका अर्थ है मैनेज प्लस मेंट प्लस मैनेज प्लस मेन प्लस टी। मैनेज लिखो पहला शब्द, मैनेजमेंट को तोड़ दो, तोड़ दिया। हाँ, तोड़ने में तुम उस्ताद हो। कोशिश तो तुम पूरे करते हो कि किसी न किसी को तोड़ तो दें ही, है ना। मैनेज प्लस मैन प्लस टी हो गया। लिखो मैनेज का अर्थ लिखो व्यवस्था को सुचारू करना, व्यवस्था को सुचारू करना, व्यवस्था को क्या करना, सुचारू करना। ठीक है। मेन का अर्थ लिखो मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन।
मानवीय संसाधन। और टी का अर्थ लिखो टैक्टफुली, TACT, टैक्टफुली, FULLY, टैक्टफुली। इसको चतुराई से बोल दो या कुशलतापूर्वक बोल दो। चतुराई से बोल दो या क्या बोल दो, कुशलतापूर्वक बोल दो। ठीक है। अर्थार्थ नीचे लिखें, अर्थार्थ मानवीय संसाधनों का, अर्थार्थ मानवीय संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक, मानवीय संसाधनों का क्या, कुशलतापूर्वक उपयोग करना, मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना व व्यवस्थाओं को सुचारू संचालित करना, व्यवस्थाओं को सुचारू संचालित करना, व्यवस्थाओं को सुचारू संचालित करना। ठीक है। फिर लेकिन प्रबंधन में 3 शब्दों का, प्रबंधन में कितने शब्दों का, 3 शब्दों का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। 3 शब्दों का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। 3 शब्दों का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। अब थोड़ी देर रुकेंगे। पहला शब्द है प्रशासन। पहला शब्द क्या है, प्रशासन। दूसरा शब्द है व्यवस्थापन। क्या होता है बेटा, व्यवस्थापन। क्या होता है, व्यवस्थापन। और तीसरा शब्द है संगठन या संसाधन। तीसरा शब्द क्या है, संगठन या क्या, संसाधन। ध्यान दो भाई। प्रशासन का अर्थ समझेंगे कि प्रशासन किसे कहेंगे। देखिए, परस्पर विपरीत विचारधारा, विपरीत विचारधारा एवं सामाजिक विचारधारा या सकारात्मक विचारधारा वाले अवयवों को समन्वित करना। क्या करना, अभी बताऊंगा एग्जाम्पल से। समन्वित करना व समन्वय का उपयोग, जो समन्वित किया है ना आपने, समन्वय का उपयोग उद्देश्य प्राप्ति में करना, उद्देश्य प्राप्ति में करना। मान लीजिए आपको सूचना मिली और आप गांव के ब्लॉक के SDM हैं और सूचना मिले कि गांव में परस्पर 2 धड़े हैं, दो ग्रुप हैं और उनके अंदर खेत की बाउंड्री को लेकर, खेत के रास्ते को लेकर या सीमांकन को लेकर झगड़ा होने की कगार पर। हो सकता है उनके अंदर आपस में इतना झगड़ा हो कि किसी आदमी की डेथ भी हो सकती है, विवाद बढ़ सकता है। या 2 गांवों के बीच में कोई सीमा विवाद है, या किसी वर्ग के मध्य सीमा विवाद है, या मान लीजिए किसी समुदायों के बीच में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी किसने सोशल मीडिया पर, और वहाँ पर हो सकता है कि दंगा फैल जाए। क्लियर है। सूचना मिली किसको, SDM को। तो SDM क्या करेगा, अपना पुलिस प्रोटेक्शन लेगा, साथ में तहसीलदार को लेगा, जो भी उसके प्रशासनिक ढांचा है उसको साथ लेगा और वहाँ जाएगा। वहाँ जाकर वो तुरंत ये नहीं करेगा कि लाठीचार्ज करो, कुछ नहीं कहेगा।
वो क्या करेगा, उस पूरे दोनों तरफ से ग्रुप के उन सामाजिक लोगों को बात बुलाएगा जो आपस में क्या है, एक तो कौन सा ग्रुप है जो विपरीत विचारधारा का है, जो सहमत नहीं है। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो झगड़ा न करके क्या चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं। तो वो कौन से लोग हैं, सामाजिक या सकारात्मक विचारधारा के लोग। उन दोनों को क्या करेगा, पुलिस का जाब्ता लगा दिया और उनका कहेगा 5 लोग आपकी तरफ से आ जाओ और 5 लोग इनकी तरफ से आ जाओ, ठीक है। इनका क्या कर दिया, समन्वय कर दिया। सकारात्मक विचारधारा वाले अवयवों को, अवयव मतलब यहाँ व्यक्ति है ना, जो संगठन के लोग हैं, उनको अवयवों को क्या किया, समन्वित किया। और अब जो समन्वय या जो बैठक बनाई है, समिति बनाई है, इसको समझाएंगे कि देखो लड़ने झगड़ने से कोई मतलब भी नहीं, और मैं लड़ने दूंगा भी नहीं। ये भी कहते हैं कि मैं लड़ने दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे शांति बनाए रखनी है, तो मैं ऐसा करने भी नहीं दूंगा। इससे बेटर है कि कल को तुम थाने में मिलो एक दूसरे के साथ में, इससे बेटर है कि तुम समझौता करो या एक ऐसी स्थिति पर काम कर लो ताकि आपको न तो केस लगे, न आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, न ऐसा कुछ किया जाए। तो आपको क्या करना है, उस समन्वित स्थिति को या समन्वय का उपयोग किसके लिए करना है, उद्देश्य प्राप्ति में करना है। सारी इसी की इसी चीज का उपयोग किस में किया जाएगा, शैक्षिक परिदृश्य में। सारी इसी की स्थिति का उपयोग कहाँ किया जाएगा, विद्यालय के प्रबंधन में। हर विद्यालय में 2 प्रकार के क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, ठीक है। साइंस मैथ्स वालों का अलग ग्रुप मिल जाएगा, एसएसटी सोशल स्टडीज़ का अलग मिल जाएगा। फिर जो लेक्चर्स होते हैं वो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझते हैं, तो लेक्चर्स का ग्रुप क्या होगा, अलग। वो लेक्चरर नीचे वाले मास्टर को समझते ही नहीं कुछ, ये तो मास्टर ही है ना, कि ये क्या है। और सबसे ज़्यादा दुर्गति किन की होती है, बताओ देखें। हाँ, L1 वालों को, ये तो बच्चे हैं, ये तो छोटे छोटे बच्चे आ गए कहीं यहाँ पर, तो वो कहते हैं चल मुन्ना पानी पिला, है ना। तो ऐसा अगर कोई कहे तो बोलो किसी और से पी, क्योंकि उतना ही अधिकार L1 के शिक्षक को है सम्मान का जितना लेक्चरर को, प्रिंसिपल को है, ठीक है। बेटा वो बंद कर ले, उसको ना जेब में डाल ले। क्या क्या चल रहा है, क्या चक्कर है, फोन इसका है, तू संभाल रहा है, दोनों एक जगह कनेक्टेड तो नहीं हो। कोई बात नहीं, होता है आजकल तो चलता है। हाँ हाँ, अब देखो इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ, तो देखो प्रशासन का मतलब क्या है, परस्पर विपरीत विचारधारा व सामाजिक या सकारात्मक विचारधारा वाले व्यक्तियों को, अवयवों को क्या करना, समन्वित करना, और इस समन्वय का उपयोग उद्देश्य प्राप्ति में करना, उसको क्या कहेंगे, प्रशासन। तो जो एसडीएम साहब गए थे ना सारी टीम को लेकर, वो एक प्रक्रिया है, उसको कहेंगे प्रशासन। और जिस प्रक्रिया को अपनाएगा वो कहलाता है प्रशासक। क्या कहलाएगा, प्रशासक। तो प्रशासन तो है एक प्रक्रिया, तो आगे चलकर प्रबंधन की एक वो बनाएंगे विशेषता कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो ये विशेषताएं बनेंगी। तो प्रबंधन क्या है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें प्रशासन। इसी प्रकार से विद्यालय में क्या होता है, एक प्रकार का शैक्षिक प्रशासन होता है जिसका नियुक्त करने वाला कौन होता है, एचएम होता है या हेडमास्टर होता है। और वह अपने जितने भी विद्यालय में ग्रुप बने हुए हैं, जितने भी टीचर्स का ग्रुप है, जिस भी स्तर पर जो लोग हैं उनकी आपस में नहीं बनती है, तो उनको मीटिंग कराएगा, उनको बैठाएगा और कहेगा कि तुम लोग टीचर्स हो, लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, ठीक है। कई बार मैडमें भी लड़ लेती हैं, चोटी फाड़ लेती हैं एक दूसरे की, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैडमें बहुत खतरनाक लड़ती हैं भाई साहब। कई बार सोशल मीडिया पर देखो, धे 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 धमाधम, चोटी पकड़ के, टांग पकड़ के घिस रही है ना, ऐसे। मैं ये देख के फिर मास्टर, अच्छा इस मामले में देखो कोई जेंट्स लड़े तो इंटरफेयर भी करे। और होता क्या है कि जब महिलाएं लड़ रही हैं और उस वक्त अगर जेंट्स इंटरफेयर करे तो वो तो भूल जाते हैं कि आपस में लड़ रहे हैं, वो उसको पकड़ लेंगे क्या, ये ठीक नहीं है। तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये है मेरे साथ क्यों होगा, अपन थोड़ी दूरी रखते हैं भैया। हाँ, ऐसा मामला दूर। पहले कहते हैं बहन जी तुम सही, पहले ऐसे बोलो कि बहन जी तुम सही। क्या हो गया, नहीं दिख रहा क्या, कोई विशेष बात नहीं बताइए, कोई विशेष बात नहीं। ये कहा कि सर आपके साथ ऐसा हुआ है कि मैडम झगड़ रही और आपने देखा और छुड़ाया। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, और अगर लड़ती तो मैं छुटाता भी नहीं।
ये भी पक्की बात है। कौन फड्डे में टांग अड़ाए यार, क्या मतलब निकलता, लड़ो। मैं तो कहता हूँ हाँ मैडम तेरे बारे में ये कह रही थी, ये देख रहे थोड़ा सा। हाँ सही है, उसमें क्या है। अब को हो सकता है कभी कभार उसने मुझे कुछ कह दिया हो तो मैं कर दूं बराबर, रुको बस इतना ही है ना, ज्यादा नहीं। हाँ हाँ ओके। उसके बाद दूसरा शब्द क्या है, व्यवस्थापन। अगर हंस ले भाई क्या दिक्कत है। हाँ तो व्यवस्थापन की बात करें तो व्यवस्था, अच्छा कुछ लोग देखो हंसने की बात पे भी नहीं हंसते, वो अपने चेहरे के साथ ज्यादती करते हैं, है ना, कि नहीं हंसा के दिखाओ, मैं कैसे हंस सकता हूँ। तो हंस लिया करो, हंसने के समय हंसा करो, बिना हंसने के टाइम पे मत हंसा करो, तब बेवकूफ कहलाओगे, है ना, ये भी जरूरी। बस इतना सा सहयोग कर दो थोड़े दिनों के लिए कि जब पढ़ने की बारी हो तब मत करो, ठीक है, जब जरूरत हो तो मैं खुद ही करवा दूंगा, है ना, मैं भी ध्यान रखता हूँ कि भाई हाँ भाइयों को जरूरत है टोने की। ओके अब ध्यान से सुनो, दूसरा शब्द क्या है, व्यवस्थापन। व्यवस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रशासक, कौन बेटा, जिसमें एक प्रशासक, प्रशासक अपनी प्रशासनिक नीतियों को, अपनी किसको बेटा, प्रशासनिक नीतियों को, प्रशासनिक नीतियों को क्या करता है, लागू करता है। मतलब व्यवस्था का उपयोग करके, मान लीजिए नहीं माने, वो समझाया उनको कि भी समझ जाओ झगड़ा नहीं करना है, तो अब वो अपनी प्रशासनिक नीति को क्या करेगा, ऑर्डर देगा तहसीलदार को कि भूमि की पैमाइश करो, और भूमि की पैमाइश के पता चला कि ये तो अवैध कब्जा है, तो वो क्या करेगा, पुलिस को कहेगा कि इनको तो करो बाहर, और इसकी जो जमीन है किसान की उसको हैंडओवर की जाए। इसका मतलब एक प्रशासक ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अपनी प्रशासनिक नीति को क्या किया, लागू किया, और उसमें किसका उपयोग किया जाता है, व्यवस्थापन का उपयोग किया जाता है। तो व्यवस्थापन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्रशासक अपनी प्रशासनिक नीति को क्या करता है, लागू करता है, ठीक है। फिर तीसरा शब्द क्या आता है, संगठन या संसाधन। अब व्यवस्थापन करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए, तत्व होने चाहिए। तो व्यवस्थापन हेतु, किस हेतु, व्यवस्थापन हेतु आवश्यक अवयव, क्या बेटा, आवश्यक अवयव, आवश्यक अवयव क्या कहलाते हैं, संगठन या संसाधन कहलाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं मानवीय संसाधन, क्या होते हैं, मानवीय संसाधन या मानवीय संगठन, और दूसरा होता है भौतिक संसाधन। अब तहसीलदार वगैरह जा रहे हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है, तो भौतिक संसाधन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। या दूसरी बात, आपको बैठने उठने के लिए क्या चाहिए, विद्यालय का भवन चाहिए, तो आप कहाँ लागू करेंगे, प्रशासनिक नीति को कहाँ लागू करेंगे, भवन के अंदर लागू करेंगे। उनको कंप्यूटर भी चाहिए, उनको सहायक कर्मचारी भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ ध्यान रखें, संगठन में है व्यवस्थापन हेतु आवश्यक अवयव, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मानवीय संसाधन और एक क्या है, भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन क्या होते हैं, विद्यालय के अंदर काम करने वाले सारे कार्मिक होते हैं, और भौतिक संसाधन में जो स्कूल बिल्डिंग वगैरह होती है वो उनको सारों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो अपने को 3 बिंदु लिखने, ला भी दे देगा। पागल क्या लिखे, कुछ भी लिख देते हैं। लिखो बेटा, हैं क्या था, कुछ नहीं था। और तुम्हारे वो करौली धौलपुर भरतपुर की भाषा में कच्छू नाथ हो, है ना। लिखो, लिखो बेटा, प्रबंधन के अंतर्गत क्या हुआ, अरे वो बंद हो गई यार, देखो उनको, आज बहुत मुश्किल से सही है ये लोग, है ना, देख लो एक बार, भेज रहा हूँ बेटा ना। हाँ लिखो, अरे रुक, ये मतलब ये बजाने की आदत ठीक नहीं है, फालतू में आगे शादियों का सीजन आ जाएगा, बुला ले जाएगा। हाँ भाई बैंड बजाने के लिए ले जाए कोई, फालतू में फटाफट कर रहे हो। हाँ लेकिन प्रबंधन के अंतर्गत, प्रबंधन के अंतर्गत 3 शब्दों का समावेश होता, लिख लिया। पहला लिखो, पहला लिखो प्रशासन, पहला शब्द लिखें प्रशासन, लिखें परस्पर विपरीत विचारधारा,
परस्पर विपरीत विचारधारा, तथा सामाजिक विचारधारा, परस्पर विपरीत विचारधारा तथा क्या, सामाजिक विचारधारा को मानने वाले सामाजिक विचारधारा को मानने वाले अवयवों को समन्वित करना, अवयवों को क्या करना, समन्वित करना, व इस समन्वय का उपयोग, इस समन्वय का उपयोग उद्देश्य प्राप्ति में करना, इस समन्वय का उपयोग किसमें करना, उद्देश्य प्राप्ति में करना, प्रशासन कहलाता है। इस समन्वय का उपयोग उद्देश्य प्राप्ति में करना। आगे लिखो नंबर 2, व्यवस्थापन। व्यवस्थापन, व्यवस्थापन लिखें। व्यवस्थापन व्यवस्थापन एक ऐसी क्रियाशील, व्यवस्थापन एक ऐसी क्रियाशील क्रिया है, एक ऐसी क्रियाशील क्रिया है जिसमें एक प्रशासक अपनी प्रशासनिक नीतियों को, जिसमें एक प्रशासक अपनी प्रशासनिक नीतियों को लागू करता है, जिसमें एक प्रशासक अपनी प्रशासनिक नीतियों को क्या करता है, लागू करता है। नंबर 3 लिखेंगे, संगठन या संसाधन। संगठन या संसाधन लिखें। व्यवस्थापन हेतु आवश्यक अवयव या तत्व, व्यवस्थापन हेतु आवश्यक अवयव या क्या, तत्व जिनका उपयोग एक प्रशासक करता है। व्यवस्थापन हेतु आवश्यक अवयव या क्या, तत्व जिनका उपयोग कौन, एक प्रशासक करता है। ठीक है। सामान्यतः मैं डर गया था सच में वो इतने धीरे धीरे मतलब सीधी आ रही, फिर बाद में यहाँ का फिर टर्न किया उसने। यार क्या बात हो गई। लास्ट में 2-3 मिनट रुकना, फिर मैं तुम्हें कुछ सुना के भेजूंगा हैं? ना ऐसी कोई सीरीज नहीं थी, लेकिन सच में मैं ऐसे देखा फिर वो गुड़िया इधर मुड़ गई तो फिर ठीक है, चलो सेट हो गया मामला, ठीक है, संभल गया मामला। आगे लिखो।
नहीं अभी तो रात है बेटा, दिन नहीं है ना। हाँ आगे लिखो, सामान्यतः संगठन दो प्रकार का होता है। सामान्यतः संगठन दो प्रकार का होता है। संगठन दो प्रकार का होता है। एक लिखो मानवीय संगठन। आज तुम्हें तो पक्का कुछ ना कुछ मिला है भाई, ये बात तो राज का विषय है ये तो। या तो घर पे कोई बात चल रही है ना, या कोई फोन वोन आया होगा पिताजी का, और फिर क्या परसों संडे भी आ रहा है। आगे लिखो मानवीय संसाधन और दूसरा लिखो भौतिक संसाधन। टॉपिक बदल गया। टॉपिक तो एक नया शुरू करके खत्म करके दूसरा नया शुरू कर दिया, अब बाद में बता दूंगा ना। देखो मानवीय संसाधन और दूसरा क्या है, भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन। अब नीचे लिखें, नीचे लिखेंगे उपरोक्त तीनों शब्दों का, ऊपर तीन शब्द पढ़े ना आपने, प्रशासन, व्यवस्थापन और, हाँ, उपरोक्त तीनों शब्दों का, उपरोक्त तीनों शब्दों का उपयोग, तीनों शब्दों का उपयोग शिक्षा, नहीं गलत बात, मजाक की लिमिट होती है, हर इंसान का अपना सम्मान है, ठीक है। उपरोक्त तीनों शब्दों का उपयोग यदि शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ तो कोई बात नहीं, तुमने उकचुक करवा दिया। हाँ उपरोक्त तीनों शब्दों का उपयोग, क्या लिखा था, लिखो उपरोक्त तीनों शब्दों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, लिखे यार तुम, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाए, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाए तो इसे शैक्षिक प्रबंधन कहेंगे। ये परिभाषा बनाई है, ओवरऑल ऊपर से जो लिखा है उसके आधार पर अपने शैक्षिक प्रबंधन की बात की है। उपरोक्त तीनों शब्दों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाए तो इसे क्या कहेंगे, शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो ऊपर अपन ने पढ़ा उसको पूरे शब्दों में ढाला है कि शैक्षिक प्रबंधन किसे कहेंगे, जिसमें व्यवस्थापन भी हो, जिसमें क्या हो, प्रशासन भी हो, जिसमें संगठन भी हो, ठीक है। उसके बाद लिखें, फिर लिखें प्रबंधन का अवधारणा पक्ष। प्रबंधन का अवधारणा पक्ष, प्रबंधन का अवधारणा पक्ष, ओ क्या हो गया, पहला लिखें प्रबंधन एक कला है, अरे रुक, प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन क्या है बेटा, एक कला है, कला है, प्रबंधन एक कला है। इसमें लिखेंगे जिस व्यक्ति के पास, अरे क्या नहीं, जिस व्यक्ति के पास प्रबंधनीय योग्यताएं हैं, जिस व्यक्ति के पास प्रबंधनीय योग्यताएं हैं वह अपने प्रबंधनीय कार्यों को प्रबंधनीय योग्यताएं हैं वह अपने प्रबंधनीय कार्यों को कलात्मक स्वरूप, प्रबंधनीय कार्यों को क्या कलात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं और कार्य को आसान बना लेते हैं।
और कार्य को क्या बना लेते हैं, आसान बना लेते हैं। कार्य को क्या बना लेते हैं, आसान बना लेते हैं। क्लियर। दूसरा शब्द लिखें, दूसरी अवधारणा, प्रबंधन एक जन्मजात योग्यता है। प्रबंधन एक क्या है, जन्मजात योग्यता है। जन्मजात योग्यता है। लिखें, वे व्यक्ति जो जन्मजात गुणों को प्रधानता देते हैं, वे व्यक्ति जो जन्मजात गुणों को क्या देते हैं, प्रधानता देते हैं, उनका मानना है, उनका मानना है कि प्रबंधक जन्मजात होते हैं। उनका मानना है कि प्रबंधक जन्मजात ही होते हैं। ऐसा लिखना है, जन्मजात ही होते हैं, ही शब्द और लिखना है, प्रबंधक जन्मजात ही होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। 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 फिर लिखेंगे बेटा, आर बी मेयर्स के अनुसार, आर बी मेयर्स के अनुसार, आर बी मेयर्स के अनुसार प्रबंधक को और भी अच्छा, प्रबंधक को और भी अच्छा प्रबंधक बनाया जा सकता है। प्रबंधक को क्या, और भी अच्छा क्या, प्रबंधक बनाया जा सकता है, यदि उसे कौन सा प्रशिक्षण, तकनीकीय प्रशिक्षण, यदि उसे क्या, तकनीकीय प्रशिक्षण दे दिया जाए। यदि उसे क्या दे दिया जाए बेटा, तकनीकीय प्रशिक्षण दे दिया जाए, मतलब उसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज दे देना है, तो वो और भी अच्छा क्या बन सकता है, प्रबंधक बन सकता है। ठीक है। फिर लिखें, प्रबंधन एक विज्ञान है। प्रबंधन एक विज्ञान है। प्रबंधन एक विज्ञान है। लेकिन वर्तमान समय में, अब लिखोगे तो हाथ भी दुखेंगे, वर्तमान समय में प्रबंधनीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, प्रबंधनीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का प्रयोग आवश्यक है। विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का प्रयोग क्या है, आवश्यक है, क्योंकि इससे वर्तमान समय की, वर्तमान प्रबंधनीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का उपयोग क्या है, आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रबंधन सरल और उद्देश्यों को, प्रबंधन क्या, सरल और उद्देश्यों को शीघ्रता से प्राप्त करता है। इससे प्रबंधन क्या, सरल हो जाता है और उद्देश्यों को क्या करता है, शीघ्रता से प्राप्त करता है। लास्ट लाइन लिखो, अवधारणा पक्ष में है का चुनाव, लिखो, उल्टी बात कर लिखो,
प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है, खत्म। प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है, प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है। और स्पेशली बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, आज आपने जो क्लास का माहौल रखा है बहुत अच्छा लगा मुझे, रियल में कसम से, मतलब आज आपने मुझे ये